हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी जो हम देख रहे हैं वो है हमारी शिक्षण सामग्री। इससे पहले हमने दृश्य शिक्षण सामग्री के बारे में चर्चा किया था। अब चाहे वो आपका प्रक्षेपित हो या वो आपका गैर प्रक्षेपित हो। प्रक्षेपित में आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ओपेक प्रोजेक्टर हो गया, मूवी प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड्स हो गए, ये सारी चीजें आ रही थी। गैर प्रक्षेपित में आपका आ रहा था जैसे पोस्टर हो गए, चार्ट्स हो गए, बुलेटिन हो गए, ये सारी चीजें आपकी गैर प्रक्षेपित में आ रही थी। हमने समझा था कि गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री वो होती है जिसमें हमें जनरेटर, बिजली इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो हमारी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होती है, उसमें हमें बिजली, जनरेटर इन सब की आवश्यकता होती है। तो कल हमने ये भी समझा था कि प्रक्षेपण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इतनी चर्चा अभी तक हमारी शिक्षण सामग्री पर हो चुकी है। आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षण सामग्री ही आज भी देखेंगे, लेकिन वो देखने वाले हैं लिखित शिक्षण सामग्री। लिखित शिक्षण सामग्री में आपका क्या-क्या आता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो लिखित शिक्षण सामग्री है, इसके क्या लाभ हैं, क्या सीमाएँ हैं, हम इनका उपयोग कब और कहाँ कैसे कर सकते हैं। तो ये जो लिखित शिक्षण सामग्री है, लिखित शब्दों का प्रसार शिक्षण में अति महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। आपको पता है कि आप भले ही चाहे आप मॉडल्स के थ्रू देख लें, चाहे आप व्याख्यान सुन लें, कुछ भी कर लें, आप अपने फ़ोन में पीडीएफ रख लीजिए। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं और जो आपके हाथ में बुक होती हैं, वो चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पर लिखित का मतलब सिर्फ़ बुक से नहीं लिया जा रहा है, ये तो बस मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझा रही हूँ। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो लिखित शिक्षण सामग्री है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। क्यों आपको ये जो बुक वगैरह हैं, आजकल आपके पास ऑनलाइन माध्यम से आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। तमाम पोर्टल हैं जहाँ पर आपको बुक ऑनलाइन मिल जाएगा पढ़ने के लिए, जिसे हम ई-बुक कहते हैं। लेकिन हम क्यों बुक खरीदते हैं? उस अगर दोनों चीज़ें सेम हैं तो हम क्यों बुक खरीदने जाते हैं? वहाँ पे तो हमारा पैसा भी लगता है, आने-जाने में समय भी लगता है। तो जो इम्पोर्टेंस हमारे बुक की है, जो इम्पोर्टेंस हमारे लिखित शिक्षण सामग्रियों की है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। जो चीज़ें हम सुनते हैं, उसे कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उन्हें हम बार-बार पढ़कर ध्यान रख सकते हैं। आप लोग पीडीएफ माँगते हैं। हालाँकि पीडीएफ आपका ये जो है आपके पास बहुत दिनों तक नहीं रहता है। आपने मान लिया आपने क्या किया परचेज़ किया। वो आपके पास 1 महीने तक रहेगा या बहुत ज़्यादा आपने लिया है तो 1 साल का लिया है। कभी आपने पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। हो सकता है कि आपने एक बार पढ़ भी लिया हो। तो जब 1 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपको पढ़ने के लिए फिर से परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लिखित शिक्षण सामग्री को खरीद लिया है, आपने अपने पास रख लिया है या आपने नोट्स बना लिए हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं वो भी आपके लिखित शिक्षण सामग्री के ही अंतर्गत आता है। तो आप जब भी भूल जाते हैं या कोई भी वजह होती है, तो आप तुरंत जाकर अपना पन्ना पलट कर देखते हैं। जिस पृष्ठ के पैराग्राफ को जब चाहे आप पढ़ सकते हैं। आज भले ही चाहे जितना ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया हो, विकास की चरम सीमा पर पहुँच गया हो, दूरस्थ शिक्षा है आपका, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, इन सब से शिक्षा दी जा रही है या दी जा रहे हैं। आप
इलेक्ट्रॉनिक बुक भी आपको बाज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस आपके बुकों की होती है या जो इम्पोर्टेंस आपके लिखित शिक्षण सामग्री की होती है, छपित शिक्षण सामग्री की होती है, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती है। चाहे आप पूरा पीडीएफ मैं क्या किया है मैंने आपको आपके हर एक ब्रांच को पढ़ाया है। चाहे वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड बुक से हो, कुछ पॉइंट्स वहाँ से भी लिए हैं। हमने आपको जो अलग-अलग प्रकाशन की बुकें चलती हैं हमारे यहाँ यूपी में, हमने उससे भी आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। हमने आपको अलग-अलग राइटर के 2-2 3-3 हर आपके जो हर ब्रांच है उसके कम से कम 2 राइटर की बुक मेरे पास है, मैं उन दोनों से मिक्स अप करके आपको चीज़ें देती हूँ, प्रोवाइड करवाती हूँ। लेकिन फिर भी आपसे यही कहती हूँ ना कि बुक ज़रूर पढ़िए। जो ये हमारी बुकें हैं या जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्रियाँ हैं, इनकी कीमत कभी कम नहीं होती है, इनकी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होती है। अखबार हो गया, पुस्तक हो गई, पत्र-पत्रिकाएँ हो गए, लीफ़लेट हो गए, पैम्पलेट्स हो गए आपके, बुलेटिन्स हो गए, सफलता की कहानियाँ हो गई, परिपत्र हो गए, दीवार वाली अखबार हो गई, ये सारी हमारी कौन-सी हैं? ये सारी आपकी छपित या फिर लिखित शिक्षण सामग्री हैं। इनकी उपयोगिता कभी कम नहीं हो सकती। आज आप न्यूज़ कहाँ? टीवी पर नहीं देख सकते हैं, मोबाइल पर नहीं देख सकते हैं, लैपटॉप पर नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं। हमें तो तुरंत-तुरंत की खबर भी मिल जाती है। लेकिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, हर घर में न्यूज़पेपर आ रहा है। तो क्या उसकी ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इन्होंने इतना विकास कर लिया है, विकास की कह सकते हैं काफ़ी ऊँचाइयों तक पहुँच गया है इनका विकास। लेकिन क्या न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंस था, जो न्यूज़पेपर की महत्व थी वो ख़त्म हो गई? नहीं। इनके माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षित किया जाता है। तो ये जो आपके पास शिक्षण सामग्रियाँ हैं लिखित या छपित, इन्हीं के माध्यम से जो ग्रामीण लोग हैं इनको हम शिक्षित करते हैं। ये तो आपने देखा कि क्या है लिखित शिक्षण सामग्री। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अखबार क्या है, पुस्तकें क्या हैं, पत्र-पत्रिकाएँ क्या हैं, लीफ़लेट्स, पैम्पलेट्स, बुलेटिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो आप क्या बताएँगे? ये सारी की सारी हमारी लिखित शिक्षण सामग्री है या जिसे हम छपित शिक्षण सामग्री के नाम से जानते हैं। अब अगर हम थोड़ी-सी ये बात करें, हमने बहुत कहा कि ये जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्री है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका कोई काट नहीं है, इसकी महत्व कम नहीं है, ये प्रचलन में थी, है, आगे भी रहेगी। लेकिन इसके क्या लाभ हैं? ये जो लिखित शिक्षण सामग्री है, इसके कुछ लाभ भी तो होंगे। तो एक बार कुछ पॉइंटों को हम ध्यान रखते हुए इसके लाभों पर भी चर्चा कर लेते हैं। लाभ क्या है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे अस्थायी महत्व। ये जो आपका लिखित शिक्षण सामग्री है, लिखित शिक्षण सामग्री अस्थायी महत्व भी होता है इसका। हम जब चाहें इसे पढ़ सकते हैं, जब चाहें जितनी बार चाहें इसको पढ़ सकते हैं। आपने एक बार खरीद लिया या एक बार आपने लिख लिया, तो ये आपका लंबे समय तक बरकरार रहता है। आप काफ़ी समय तक इसको सहेज कर सुरक्षित रख सकते हैं और जब आपको आवश्यकता हो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये बताइए क्या आप जैसे जब स्टार्टिंग किए थे, आप स्टार्ट किए थे टीजीटी का या पीजीटी की जो भी तैयारी थी या हम इन सब को अलग रखकर ये बोलें कि होम साइंस की जब आपने तैयारी करनी शुरू की थी, जो आपने पहले दिन नोट्स बनाए थे, क्या वो आपके नोट्स बेकार हो गए, आपने फेंक दिया? नहीं, आपने वो नोट्स रखे हैं, वो आपका अगर आप उसे सुरक्षित रखें, तो वो आपका जीवन भर चलता रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें और ऐड होती रहेंगी क्योंकि समय जैसे-जैसे बदलता जाता है इसमें चीज़ें नई-नई ऐड होती जाती हैं। जो पुस्तकें हमारी आज से 10 साल 15 साल पहले लिखी गई थी और जो अब पुस्तकें लिखी जा रही हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, ठीक? दूसरा है विस्तृत तथा जटिल सूचनाओं के लिए उपयुक्त है। जो आपका ये लिखित शिक्षण सामग्री है इसके माध्यम से आप विस्तृत सूचनाएँ उपलब्ध करवाते हैं।
चाहे वो आपके मैथ के क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी कोई भी सिद्धांत हो, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखित शिक्षण सामग्री के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने सिर्फ़ पॉइंट-पॉइंट लिखे हैं, लेकिन यही अगर आप खुद से बुक लेकर पढ़ेंगे, तो इनके अंतर्गत भी आपको लिखा-लिखाया बहुत सारे मैटर आपको मिल जाएँगे, ठीक? तो बुकों में आपको विस्तृत जानकारी दी होती है। क्या जो हम ये 4-6 पेज का पीडीएफ आपको बनाकर देते हैं, यही इतना होता है आपके बुक में? नहीं। अगर आप अपने बुक के एक ही चैप्टर को अगर देखेंगे, अगर पीडीएफ हम यहाँ पर बनाएँगे, तो कम से कम वो क्या होगा, कम से कम 15 पेज का तो होगा ही, ठीक? तो जब हमारे पास बुकें होती हैं, तो हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक? अगला है बारंबार प्रयोग। आपको पता है कि अगर आपके पास लिखित शिक्षण सामग्री है, आप जितनी बार इच्छा चाहे उतनी बार आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मतलब कि आप उसे बार-बार प्रयोग कर सकते हैं। अगला है विश्वसनीयता अधिक। जो लिखित शिक्षण सामग्री होती है, उसमें हमें विश्वसनीयता अधिक होती है, हम उस पर ज़्यादा विश्वास कर पाते हैं। अच्छा ऐसा क्यों है? अगर जैसे मैं आपको ये बातें जो यहाँ पर लिखित शिक्षण सामग्री है, इसी के ही लाभ अगर मैं बस आकर बोल दूँ, ये आपके सामने लिखित ना हो, तो क्या आपने जितना सुना उतना आपको याद रहेगा? नहीं, आप भूल जाएँगे। और आप ये भी नहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि आप समझ भी नहीं पाएँगे। तो जब आपके पास लिखित शिक्षण सामग्री होती है, तो उसमें आपको विश्वसनीयता भी अधिक होती है। लिखित शब्दों में शक्ति होती है, व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। अगर अच्छे ढंग से लिखी गई बातें होती हैं, तो वो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब हम छोटे थे तो अ, हमारे स्कूल में, हमारी कक्षाओं में एक पुस्तक रहता था महान व्यक्तित्व करके। उसमें आपको देखिए कितनी कहानियाँ देखने को मिलती थी, कितनी कहानियाँ सुनने को मिलती थी। तो जो अच्छी पुस्तकें होती हैं, जो अच्छे ढंग से लिखी जाती हैं, हम ये कहेंगे कि जो पुस्तकें अच्छे ढंग से लिखी जाती हैं, वो मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता भी रखते हैं। संसार के किसी भी कोने में भेजा जाना संभव है। ये जो आपकी लिखित शिक्षण सामग्री है, आप इसे कहीं भी भेज सकते हैं। ये जो आपके ये छपित शिक्षण सामग्री हैं, ये दूर-दराज के गाँव, शहरों, महानगरों, जहाँ चाहें आप उसे यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। जिस प्रयोग जो चाहे आप कर सकते हैं, ठीक? तो इन्हें हम कहीं भी पहुँचा सकते हैं। जैसे आपका न्यूज़पेपर है, एक घर, 2 घर जा रहा है, एक गाँव 2 गाँव जा रहा है, एक शहर 2 शहर जा रहा है, नहीं। ये न्यूज़पेपर जो होते हैं, इनकी आप पहुँच कहीं भी इनको पहुँचा सकते हैं। कोई भी चीज़ हुआ चाहे आप देखिए हम स्पीड पोस्ट करते हैं, तो कितनी जल्दी हमारे जो लेटर वग़ैरह होते हैं, वो पहुँच जाते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक नहीं। आपको पता है कि लिखित शिक्षण सामग्री के लिए आपको प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं है। आप लेटर लिखते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं या वैसे ही आप पोस्ट करते हैं, पहुँच जाता है। क्या आप खुद पहुँचते हैं? नहीं। तो हमें लिखित शिक्षण सामग्री अगर है, तो हमें स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उसके सम्मुख होने की आवश्यकता नहीं है। अगला है अच्छे संबंध ना होने पर भी उपयुक्त है। मतलब अगर 2 लोगों के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं, तो भी ये अच्छा होता है, बेहतर होता है। हम लेटर के माध्यम से अपनी बात को दूसरों के समक्ष पहुँचा देते हैं। हमें इसके लिए उससे बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। और आजकल ये व्हाट्सएप का ट्रेंड तो बहुत अच्छा ही चल गया है। अगला है लोगों के ध्यान आकर्षण में, उनमें रुचि उत्पन्न करने में। ये जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्रियाँ हैं, ये हमारी क्या होती हैं, ये लोगों के ध्यान को आकर्षित करने में, लोगों में रुचि उत्पन्न करने में, ये लिखित शिक्षण सामग्रियाँ हमारी मदद करती हैं। लिखित शिक्षण सामग्री का कोई होड़ नहीं है, मतलब इसे कोई पीछे नहीं कर सकता है या इसका कोई टक्कर नहीं दे सकता है सभी संचार माध्यमों में। ना तो इसकी उपलब्धता, उपादेयता, उपयोगिता कभी कम थी, ना कम होगी। ये आज सर्वोपरि है।
पहले भी था और आगे भी ये रहेगा। मतलब जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्रियाँ हैं, इनको कोई टक्कर नहीं दे सकता है, ठीक? चाहे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये कितना विकास क्यों ना कर लें। अब ये तो हमने देखा कि लिखित शिक्षण सामग्रियों के लाभ क्या हैं। अब हमने आपको ये बार-बार बताया है और आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की लाभ है तो उसकी हानियाँ भी कुछ न कुछ होंगे। यानी कि उसकी कुछ न कुछ सीमाएँ ज़रूर होंगी। लेकिन सीमाओं को समझने से पहले हम ये समझ लें कि जब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार लिखें। जो एक लेखक है या जो एक प्रसार कार्य करता है, वो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो लीफ़लेट, पैम्फ़लेट या ये मैगज़ीन वग़ैरह जब बना रहे हैं, परिपत्र हो गया, ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं उसमें। क्या वह क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं। इन सारी बातों का ध्यान होना चाहिए जब एक जो हमारा प्रसार कार्य करता है इन चीज़ों को तैयार कर रहा हो, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं सीमाओं के बारे में। सीमाएँ क्या हैं? तो जिस तरह से हमारे लिखित शिक्षण सामग्री के लाभ हैं, उसी तरह से इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं या हम कह सकते हैं इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। वैसे इनको लिमिटेशन कहना ज़्यादा अच्छा होगा, सीमाएँ कहना। सबसे पहले अधिक समय व धन का व्यय। जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्रियाँ हैं, ये अधिक समय और धन का व्यय करवाती हैं। अगर आप इन्हें छपवाते हैं, तब तो और भी धन इसमें खर्चा होता है आपका। तो ये जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्रियाँ हैं, एक तो इनमें समय और धन अधिक लगता है। जैसे ये नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, आपको बोलती हूँ ना कि आप इन्हें लिख लीजिएगा, लेकिन इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने हाथों को, अपने अंगुलियों को तकलीफ नहीं देंगे। तो ये आपका अधिक समय भी ले रहा है, जहाँ आप इसे 5 मिनट में देख ले रहे हैं या हमारी क्लासेस जो होती हैं 30 से 35 मिनट की होती हैं, तो जब आप इसे 30 से 35 मिनट में पढ़ लेते हैं, अगर आपको नोट्स बनाना हुआ तो कम से कम आपको 1 घंटे का समय लगता ही लगता होगा, ठीक? तो ये समय और धन दोनों, धन कब खर्चा होता है? जब आप इसे छपवाते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो ये क्या होती है, अधिक धन इसमें खर्च होते हैं। अगला है अधिक मेहनत करना। कोई भी पुस्तक या पत्र-पत्रिका हो गया, अखबार हो गया, इन सब के लिए सामग्री लिखी जाए तो इसमें अधिक मेहनत भी लगता है। पढ़ा-लिखा योग्य विद्वान व्यक्ति ही अखबार के कॉलम, शोध पुस्तकें इन सब को लिख सकता है। हर कोई तो नहीं लिख सकता है, तो इसके लिए अधिक मेहनत तो लगती ही लगती है। साथ में व्यक्ति जो है वो पढ़ा-लिखा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। अगला है भ्रम का शीघ्र निवारण नहीं। जो ये पत्र-पत्रिकाएँ हैं, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, इनमें जो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, उनका निवारण नहीं हो पाता है। जैसे ये जो आप ये पीडीएफ लेंगे, मान लीजिए कि आपने क्लास नहीं ली है, पीडीएफ आपने लिया, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, आप आके क्लास देख लिए, ठीक? आपका निवारण हो गया। लेकिन ये जो हमारे पास तमाम राइटर के बुक वगैरह हैं, इनमें कुछ न कुछ आपको मिसप्रिंट मिलता ही है, मतलब हो सकता है कि गलती होती है। आप देखेंगे हर बुक में कभी-कभी आपने खुद ही कहा है ना कि ये आपने डेट गलत लिखवाया है, ये चीज़ आपने गलत लिखवाया है। तो रीज़न क्या होता है कि जब हम जिस बुक से चीज़ों को उठाते हैं, उस बुक में अलग दिया होता है। अब हमने हो सकता है कि वो टॉपिक को दूसरी वाली बुक में ना देखा हो। अगर दोनों में देखा, अब हमारे मन में भ्रम तो आया ना, भ्रम आया कि जो है ये कौन-सा सही होगा। हमने गूगल बाबा से भी मदद ली, तो हमें हमारा कन्फर्म हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है ज़्यादातर। जैसे जैसे मैंने आपको जब डब्ल्यूटीओ बताया था, तो वहाँ पर ये भी बताया था कि आप ही के बुक में इसके स्थापना की जो दिवस दिया गया है, यानी कि समय दिया गया है, वो अलग-अलग दिया गया है। ज़रा एक बार मुझे बताइएगा कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? ठीक? अगला है आपका अनपढ़ों के लिए किसी काम का नहीं। जब व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है, तो उसे उसके लिए लिखित शिक्षण सामग्री किस काम की होगी? किसी काम की नहीं, उसको लाभ ही नहीं होगा।
अगला है प्रतिक्रिया का ज्ञान विलंब से होना। प्रतिक्रिया का ज्ञान मतलब जो किताबें हैं, जो अखबारें हैं, पत्र-पत्रिकाएँ हैं, इनमें लेख लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ने के बाद जो पढ़ा है, वो प्रतिक्रिया क्या रही उसकी, उसको ज्ञान मिला या नहीं मिला, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे समय, शक्ति, धन इन सब का आपका अपव्यय हो जाता है। पहले तो हमने व्यय किया, लेकिन जब लोगों को चीज़ें समझ आएँगी, लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हमारा जो व्यय है वो सार्थक होगा। लेकिन जब चीज़ें लोगों को समझ ही ना आएँ, लोग उसे अपने जीवन में अप्लाई ना कर सकें, तो क्या होगा? व्यर्थ ही होगा। जैसे ये जो मैं क्लास बनाती हूँ, अब इसके लिए मुझे डाटा वगैरह की आवश्यकता तो होगी ना, समय लगेगा, ये पीडीएफ वगैरह बनाना पड़ेगा। अब अगर ये चीज़ें आपको किसी भी तरह से हेल्प ना कर पाएँ, तो बेकार ही होगा ना, मेरे धन, मेरे समय, मेरे सबका अपव्यय हुआ। अगर आपने इसे ग्रहण कर लिया, आपको चीज़ें समझ आ गई, आपने एग्ज़ाम गए देने आप और ये चीज़ें आपको वहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने सही-सही कर लिया, तो क्या हुआ? तो मेरा जो व्यय था वो सार्थक हो जाता है। अगला है संदेश ना पढ़े जाने की आशंका। अगर आपने लिखित शिक्षण सामग्री कहीं पर भिजवाई है तो हो सकता है कि व्यक्ति ना पढ़ा हो, मतलब उसने पढ़ा ही ना हो, उसने देखा ही ना हो, तो लिखित शिक्षण सामग्री का कोई मतलब रह नहीं जाता है, ठीक? जैसे ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर कोई लेटर आपके पास भेज रहा हो तो आपने पढ़ ही लिया हो या आपने पढ़ लिया तो चीज़ें आपको समझ में ही आ गई हों। तो यही चीज़ बताई जा रही है। सुझाव एवं विचार विमर्श में विलंब, जैसे पुस्तक हो गए, मैगज़ीन हो गए या कोई भी आपकी लिखित शिक्षण सामग्री है, पढ़ने के बाद पाठक जो सुझाव देना चाहता है, वो नहीं दे पाता है। यदि वो सुझाव देना भी चाहता है, तो बहुत टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप बुक वगैरह खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपको ये नंबर वगैरह दिया रहता है कि जो भी सुझाव हो, आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उस सुझाव को देना चाहता है, तो ये आसानी से संशोधित भी नहीं हो पाता है। अब जैसे बुकों में जो हमारी गलतियाँ हैं, उनको हम कैसे सुझाव दें, अपने जो लेखक हैं, उनको कैसे बताएँ कि ये चीज़ें गलत हैं या अपनी बातों को उन तक कैसे पहुँचाएँ। तो ये सारी समस्याएँ आती हैं, ये सारी सीमाएँ होती हैं किसके? लिखित शिक्षण सामग्री के। तो आपने देखा कि लिखित शिक्षण सामग्री के जहाँ एक तरफ काफ़ी लाभ हैं, तो वहीं एक तरफ आपकी कई सीमाएँ भी हैं, ठीक? तो ये जीवन का नियम है या कह सकते हैं या प्रकृति का नियम है कि अगर आपको एक हाथ से दे रहा है, तो दूसरे हाथ से आपसे लेगा। तो कुछ न कुछ अगर आपको फ़ायदे हैं, तो कुछ न कुछ नुकसान भी होंगे आपके, ठीक? ये आपने फ़ायदे और नुकसान देख लिए। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो हमारी लिखित शिक्षण सामग्रियाँ हैं, उनके बारे में। अभी तक तो आपने सिर्फ़ इनके लाभ और सीमाओं को समझा। अब हम देखते हैं वो कौन-कौन सी शिक्षण सामग्रियाँ हैं, लिखित शिक्षण सामग्रियाँ हैं, जो हमसे पूछे जाते हैं, जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाचार लेखन की या समाचार लिखना, न्यूज़ राइटिंग की। तो ये जो न्यूज़ राइटिंग है, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक लिखित शिक्षण सामग्री है, ठीक? कैसी है? दृश्य है, ये हम सबको पता है। क्या ये बोल रही है? आप इसे सुन सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? ये आपकी दृश्य शिक्षण सामग्री है, लिखित शिक्षण सामग्री है, ठीक? अब ये समाचार लिखना है क्या? तो जो ये कृषक होते हैं, कृषकों, पशुपालकों, गृहिणियों, जो उद्यमी हैं, उद्यमियों, मालियों, इन सभी को समाचार जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है। वो जानना चाहते हैं कि आज की ताज़ा खबर क्या है? क्या है आज की ताज़ा खबर? पहले जब इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं विस्तृत नहीं था, मतलब इतना फ़ोन वगैरह सबके पास नहीं था, तो हर व्यक्ति क्या करता था? न्यूज़ देखता था। एक 7:20 पर शाम को आता था और एक 8:15 बजे के आसपास। तो उसे लोग ज़्यादा देखते थे उस न्यूज़ को। उनको बड़ी उत्सुकता रहती थी कि हमें देखना है कि आज दिन भर की ताज़ा खबर क्या है। अगर हम इसे एक परिभाषा के माध्यम से समझना चाहें, तो अगर हम न्यूज़ शब्द पर ध्यान दें तो इसमें 4 अक्षर हैं, NEWS। एन का अर्थ क्या है? नॉर्थ,
ई का ईस्ट, डब्ल्यू का वेस्ट, एस का साउथ, यानी कि उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। जो उत्तर, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं यानी कि उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण चारों दिशाओं से खबर ले, वही आपका न्यूज़ कहलाता है, वही आपका समाचार कहलाता है। ठीक? अगर हम इसे एक परिभाषा के माध्यम से देखें, तो ये जो परिभाषा है आपका, ये किसी राइटर का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया था, बस एक परिभाषा थी आपकी, जिसमें ये बताया गया था कोई भी नवीन तथ्य, विचार, सूचनाओं, कार्य, स्थिति या विकास जो विशाल जन समूह में रोग उत्पन्न करे, समाचार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो आपका समाचार कहलाता है। रोग नहीं, ये रुचि होगा, सॉरी। तो कोई भी नवीन तथ्य हो गया, विचार हो गए, सूचनाएं हो गए, कार्य स्थित हो गई या फिर विकास हो गया, जो विशाल जन समूह में रुचि उत्पन्न करे, वही आपका समाचार कहलाता है। तो ये समाचार, जो कहने का मतलब जो चारों दिशाओं की जो खबर आप तक पहुंच रही है, वही आपका न्यूज़ होता है। क्या न्यूज़ आपको किसी एक दिशा की मिलती है? नहीं। आप चाहे पूरब की हो, पश्चिम की हो, उत्तर की हो, दक्षिण की हो, चारों दिशाओं की खबर आपको अखबार में या न्यूज़ में दिए जाते हैं। ठीक? तो ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा कि न्यूज़ क्या है और ये न्यूज़ का अर्थ क्या होता है। ये आपको लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो ये न्यूज़ होता है, इसका ये महत्व होना चाहिए कि ये समय से प्रकाशित हों, लोगों के द्वारा रुचिपूर्ण ढंग से इनको पढ़ा जाए, असाधारण हो और ये आपका पाठक के लिए महत्वपूर्ण भी हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब कोई न्यूज़ बनाता है। ठीक? अब हम बात करेंगे लीफलेट, पैम्पलेट और बुलेटिन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक बार नहीं, आपसे बार-बार ये पूछे जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। लीफलेट, पैम्पलेट और बुलेटिन क्या होते हैं? ठीक? इन तीनों को आप एक साथ हम देखेंगे। ये जो हमारे लीफलेट हो गए, पैम्पलेट हो गए, बुलेटिन हो गए, शिक्षण के क्षेत्र में इनका एक अमूल्य योगदान होता है। इसके माध्यम से आप जो नई-नई सूचनाएँ हैं, तथ्य हैं या जो आविष्कार हुए हैं, उनको कृषकों तक, गृहिणियों तक, जो हमारे पशुपालक हैं, इन तक आप पहुँचा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि लीफलेट क्या है। एक-एक करके हम तीनों को समझने वाले हैं। लीफलेट, पैम्पलेट और क्या है हमारा बुलेटिन। ठीक? ये जो आपका लीफलेट होता है, यह तह किया हुआ एक प्रपत्र होता है, जिसमें 4 से 12 पृष्ठ होते हैं। ये बीच में सिला हुआ होता है। इसमें एक सूचनाएँ छपित या मुद्रित रहती हैं। इस पर जो सूचनाएँ हैं, वो छपित रहती हैं। एक ही विषय से संबंधित सूचनाएँ रहती हैं। तो ये जो आपका लीफलेट होता है, ये क्या होता है? इसमें ये आपसे पूछा गया है, पृष्ठों की संख्या पूछी जा चुकी है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये जो आपका ये जो आपका लीफलेट है, ये एक तह किया हुआ प्रपत्र होता है। इसमें आपको 4 से 12 पृष्ठ देखने को मिलते हैं और ये बीच में सिला हुआ होता है या स्टेपल ही किया होता है, ज़रूरी नहीं है। तो ये बीच में स्टेपल किया होता है और इसी में सूचनाएँ क्या होती हैं, छपित होती हैं या लिखी होती हैं, मुद्रित होती हैं। एक ही विषय से संबंधित इसमें आपको सूचना देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अगर आपको किसी विषय के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना हो, तब आप लीफलेट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर टमाटर का सूप बनाना है, आम का अचार बनाना है, ऐसा नहीं कि टमाटर का सूप और अचार दोनों एक में दिया हो, नहीं। जो आपका लीफलेट होगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टमाटर का सूप कैसे बनाते हैं या फिर आम का अचार कैसे बनाते हैं, कोई भी एक रेसिपी आपको वहाँ पर दी जाएगी, उसे बनाने की विधियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको एक विषय के बारे में संक्षिप्त जानकारी देनी होती है, तब आप लीफलेट का प्रयोग करते हैं, ठीक? और यहाँ से आप लीफलेट के पृष्ठों की संख्या भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका पैम्पलेट। अब ये पैम्पलेट क्या होता है? तो यदि लीफलेट, ये जो होता है लीफलेट से थोड़ा
ज़्यादा पन्नों वाला होता है। इसमें 12 से 24 पृष्ठ तक होते हैं और ये भी एक छपित या फिर मुद्रित या लिखित सामग्री होती है। इसमें भी एक ही विषय पर चर्चा किया जाता है। इसमें आप क्या करते हैं, तो इसमें भी आप एक विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपको फल सब्जी संरक्षण यानी कि आपको फल या सब्जियों को कैसे संरक्षित करना है, उसके बारे में आपको जानकारी देना है, तो आप पैम्फलेट का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें 2 या 3 फलों के बारे में या सब्जी के बारे में संरक्षण करना बताया जाता है कि किस तरह से आप फलों का संरक्षण कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए आप प्रयोग करेंगे पैम्फलेट का। वहीं अगर हम बात करें बुलेटिन की, तो ये जो आपका बुलेटिन होता है, बुलेटिन आपका 24 से 48 या इससे भी अधिक पृष्ठों का हो सकता है। इसमें एक ही विषय पर विस्तृत जानकारी आपको दी जाती है, ठीक? यदि आप अनेक फलों, अनेक सब्जियों के बारे में संरक्षण के तरीके को बताना चाहते हैं, तब आप जाकर बुलेटिन का प्रयोग करेंगे और इसमें आप अधिक से अधिक सूचनाओं को देते हैं, या फिर हम ये कहें कि आप किसी भी चीज़ के बारे में विधिवत जानकारी देते हैं। व्यक्ति को पूर्ण जानकारी इसमें दी जाती है, कोई भी बात इसमें संक्षिप्त में नहीं होती है, ठीक? ये तो रही बात, आपने देखा लीफलेट, पैम्फलेट और बुलेटिन के बारे में। लीफलेट में 4 से 12 पेज और पैम्फलेट में 12 से 24 पेज और आपका जो बुलेटिन होता है उसमें 24 से 48 पेज होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो अगर आपके जो ये पैम्फलेट, लीफलेट हो गए और बुलेटिन हो गए, इनमें शब्दों के स्थान पर चित्रों का प्रयोग किया जाए तो वे ज़्यादा असरकार होते हैं। अगर आपने इसमें चित्रों का, आपने देखा होगा आपके घर पर क्या आता है, ये लीफलेट, बुलेटिन्स वगैरह आते हैं। लीफलेट और पैम्फलेट ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो जब इसमें किसी भी चीज़ में देखिए जब चित्र होता है तो लोग बड़े ही रुचिकर ढंग से उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक? ये तो रही बात है क्या-क्या। अब ज़रा अगर हम ये बात करें कि अगर हम लीफलेट, पैम्फलेट या बुलेटिन को तैयार कर रहे हैं, तो इस समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए या किस पॉइंट पर हमें ध्यान रखना है? पहला है आपका विषय वस्तु की उपयोगिता, समसामयिकता तथा लोकप्रियता को ध्यान में रखें। मतलब जो आप ये लीफलेट, पैम्फलेट और बुलेटिन बना रहे हों, तो इनको बनाते समय आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी उपयोगिता समसामयिकता वाली हो। यानी कि ये चलते-फिरते समय की, ऐसा ना हो कि आपने लीफलेट, पैम्फलेट या जो भी है आज तैयार किया है और इसको हमें उपयोग करना है 2 साल, 4 साल बाद। ये जो उपयोगिता है वो समसामयिकता हो और आपका लोकप्रियता भी हो इस पर, तो हमें इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए इसे तैयार करना चाहिए। वाक्य छोटे हों, सरल हों, स्थानीय भाषा में हो तो इन्हें लिख सकते हैं। मतलब ये जो आप इसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सरल होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य आपके छोटे-छोटे होने चाहिए। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारे शब्द लिखे जा रहे हों, जो जानकारी दी जा रही हो, अगर वो स्थानीय भाषा में हो तो ये ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। ये लोगों पर ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट डालता है। अगला है आकर्षक बनाए जाएँ, चित्रों का समावेश हो, प्रत्येक चित्र विषय से संबंधित हो। जब भी आप लीफलेट या पैम्फलेट, बुलेटिन बना रहे हों तो आप उसमें आकर्षक ढंग से बनाइए, उसमें चित्रों का प्रयोग करिए। अगर आप चित्र का प्रयोग करते हैं तो लोग बड़े ही रोचक ढंग से उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं। लेकिन आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि जो आप उसमें चित्र बना रहे हों, जिन चित्रों का आप समावेश कर रहे हों, वो चित्र आपके जो चीज़ें आप बता रहे हों, उसी विषय से संबंधित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बता रहे हैं आम का अचार बनाना और आपने वहाँ पर नींबू का फिगर बना दिया, आंवले का फिगर बना दिया या आपने मुरब्बा वगैरह बना दिया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस विषय के बारे में बता रहे हैं, चित्रों का समावेश या चित्रों का जो बनावट करें वो भी उसी से संबंधित होना चाहिए।
कम वाक्य का प्रयोग करते हुए वस्तु स्थिति को तर्क संगत ढंग से समझाएं। प्रत्येक चरण को स्पष्ट करें। मतलब जैसे आपको पता है कि जब आप बुलेटिन बना रहे हैं तो आप पूरा विधिवत बनाएंगे। तो जब आप ये तैयार कर रहे हो तो आपको कम शब्दों का प्रयोग करना है, कम वाक्यों को लिखना है और जो चीज़ें आप बताएँ वो संगत ढंग से बताएँ और हर एक चरण आपका स्पष्ट होना चाहिए कि किस चरण में हमें क्या करना है, ठीक? जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं अचार बनाना या हम मान लेते हैं आप लोगों को चाशनी बनाना बता रहे हैं, तो आपका प्रत्येक चरण स्पष्ट होना चाहिए कि हमें कितने आँच पर उसको पकाना है, कितना टेम्परेचर रखना है कि जो हमारी चाशनी है उसमें पानी कितना डालना है, शक्कर कितना डालना है, कितने समय तक पकाना है, किस तरह से वो पकने के बाद दिखेगा। इन सारी बातों को पूर्णतः आपको स्पष्ट रूप से बताना है, ठीक? अगला है आपको सदैव ध्यान रखना है कि लिखित सामग्री जितना कम, छोटा व सरल होगा उतना ही रोचक ढंग से पढ़ा जाएगा। आप ही देख लीजिए हम बड़े भले हो गए हैं, लेकिन हमें भी जब फिगर के माध्यम से चीज़ें पढ़ने को मिलता है तो बड़ी ही उत्सुकता रहती है हमें भी। तो फिर वो तो ग्रामीण जनता है या जो भी है, तो ऐसे में उसे भी जो लिखित शिक्षण सामग्री है उसमें जब फिगर वगैरह रहते हैं, वाक्य छोटे-छोटे रहते हैं, सरल रहते हैं, तो उनको भी रोचक लगता है, वो रोचक ढंग से चीज़ों को पढ़ते हैं। ये आपने कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब आप लीफलेट, पैम्पलेट या फिर बुलेटिन को तैयार कर रहे हों, उस समय पर इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको इनको तैयार करना है, ठीक? अभी तक आपने क्या देखा? आपने न्यूज़ के बारे में समझा और आपने क्या समझा और आपने देखा कि ये जो आपके लीफलेट, पैम्पलेट, बुलेटिन ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं, बस हैं एक ही चीज़। मतलब तीनों चीज़ें ये आपके अलग-अलग हैं, इनको हम अलग-अलग भी पढ़ सकते हैं, हालाँकि हमने अलग-अलग पढ़ा ही है, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं परिपत्र के लिए, जो हमारा सर्कुलर लेटर होता है, ज़रा हम उस पे चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक? तो प्रसार प्रसार तथा संचार का एक सस्ता तथा प्रभावशाली साधन है परिपत्र। परिपत्र क्या है? तो ये संचार के लिए एक सस्ता और प्रभावशाली साधन होता है। इसके माध्यम से अल्प समय में नवीन सूचनाओं, तथ्यों, विचारों को, जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये जो आप लिखित शिक्षण सामग्री पढ़ रहे हैं, ये आपके ना तो व्यक्तिगत की बात कर रहा है और ना ही समूह की बात कर रहा है। ये आप विराट जनसंपर्क की बात कर रहे हैं। आपने वर्गीकरण पढ़ा था ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक? जब आपने विराट जनसंपर्क की बात की थी, तब वहाँ पर आपने लीफलेट, पैम्पलेट इन सारे नामों को सुना था, ठीक? अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो एक बार आप जाकर वो जो हमने वर्गीकरण देखा था शिक्षण पद्धतियों का, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं जो हमारे लीफलेट थे, पैम्पलेट थे, बुलेटिन थे, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिल रही थी देखने को? तो ये सारी चीज़ें आपको विराट जनसंपर्क या जनसमूह में जनसंपर्क करने के लिए थी, ठीक? क्या था? ये आप जो हाँ, इसके माध्यम से आप जो हमारे अल्प समय में ही आप सूचनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक जो हमारे नवीन शोध, नवीन आविष्कार, नए तथ्य आए हैं अधिक जनसंख्या तक आप इसे पहुँचा सकते हैं। और यह एक पत्र होता है जिसमें सूचनाएँ लिखी या छपी हुई होती हैं, ठीक? एक अच्छे परिपत्र में कुछ विशेषताएँ होती हैं। जो एक अच्छा परिपत्र होता है उसमें कुछ विशेषताएँ होती हैं, उन्हें हमें ध्यान रखना होता है। ज़रा एक बार देख लेते हैं कि वो विशेषताएँ हैं क्या? ये जो आपका परिपत्र है इसमें वाक्य छोटे हों, स्पष्ट हों, सभी सूचनाएँ संकलित हों, क्रमवार ढंग से सुसज्जित हों। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ आपकी जब तक वो सरल नहीं होगी, हर क्लिष्ट चीज़ें किसी को नहीं समझ में आती हैं। जैसे आप ही हैं, ये जो हम ही हैं, आप देखिए जो बुकें होती हैं, हर राइटर की अलग-अलग होती हैं। हम कहते हैं ना कभी-कभी कि क्या होता है कि हमें इन राइटर की बुक समझ में नहीं आ रही है।
क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो उन्होंने शब्दों का चयन किया है वो काफ़ी क्लिष्ट हैं और क्लिष्ट शब्द जो होते हैं वो समझ में कम आते हैं। तो जो ये हमारा परिपत्र होना चाहिए, ये इसमें सरल शब्दों का छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सभी सूचनाएँ संकलित हों, क्रमवार ढंग से सुसज्जित होने चाहिए। भाषा सरल हो ताकि कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी पढ़कर समझ सके, यदि स्थानीय भाषा में हो तो और भी अच्छा है। मतलब वही कि अगर आपसे बातें आपकी भाषा में की जाती हैं, तो वो हर किसी को समझ में आती है। जैसे आप कहीं गाँव में गए हैं, भले आप ये बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हों, लेकिन आप वहाँ पर गए हैं गाँव में, जैसे कहेंगे और दादी कैसी हैं? तो हाँ, ठीक है, दादी को पता चल रहा है वो क्या पूछ रहे हैं आप। लेकिन अगर आप उन्हीं से पूछेंगे और दादी ठीक-ठाक बा? तो देखिए उनके जो कनेक्शन होगा आपसे ना वो और भी बेहतर हो जाएगा। मतलब जब कोई भी प्रसार कार्य करता हो, उसे वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वो आनी चाहिए। जैसे हमने अभी कहा, कभी जाइएगा आप गाँव में, ऐसे आप पूछेंगे और दादी ठीक-ठाक हैं? तो वो अलग चीज़ है। हाँ, वो ठीक-ठाक हैं, उनको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं और वो बताएँगे भी। लेकिन जब आप उनसे उनकी ही भाषा में बोलेंगे और दादी ठीक-ठाक बा, तब देखिए वो उनके अंदर जो खुशी होगी ना, जो अपनापन वो दिखाएँगे आपको, वो आप समझ नहीं पाएँगे। मतलब जो अपनत्व उनसे निकलेगा, ठीक? तो ये जो आपके परिपत्र होने चाहिए वो बिल्कुल सरल भाषा में हो, जिससे जो कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है वो भी समझ सके और अगर स्थानीय भाषा में है तब तो और भी अच्छी बात है। उद्देश्य पूर्ण हो परंतु उनमें केवल एक ही उद्देश्य हो। ऐसा ना हो कि उसमें कई चीज़ें समझाई गई हों, कई उद्देश्य बताए हों। उद्देश्य पूर्ण हो और केवल उसमें आपको एक उद्देश्य बताया गया हो। अगला है आपका प्रभावशाली हो, इसे पढ़ते ही लोग काम करने के लिए तत्पर हो जाएँ, ठीक? तो आप जब परिपत्र को तैयार कर रहे हैं तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका छोटा-सा क्लास था लिखित शिक्षण सामग्री का। अब हमने क्या-क्या देख लिया है? हमने दृश्य शिक्षण सामग्री देख ली है, प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित। आज हमने अपना लिखित शिक्षण सामग्री भी समाप्त कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे श्रव्य की तरफ, श्रव्य के साथ ही दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री की तरफ बढ़ेंगे, ठीक? कल तो आपका संडे ही है, कल हमारी प्रैक्टिस ही होगी। तो ये इतना आप तैयार करके आइएगा, जो हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है, यानी कि आज तक जो हमने पढ़ा है, उम्मीद है कि आप इसे तैयार करके आएँगे और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे आपके न्यूज़ हो गया, आपके लीफलेट हो गया, पैम्पलेट हो गया, बुलेटिन हो गया, साथ ही साथ आपका जो सर्कुलर लेटर है, हमने उसके बारे में भी चर्चा कर ली। लेकिन और भी होते हैं, जैसे वॉल न्यूज़पेपर होता है या जो आपके कुछ भी रिटन फॉर द न्यूज़पेपर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो लिखित पुस्तकें हैं, पुस्तकों के बारे में हमने अलग से बात नहीं की है। तो पुस्तकें वग़ैरह हैं, आप सभी को पता है कि पुस्तकें कैसी होनी चाहिए और इसमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है और ये आपको इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए कि इसमें से क्या-क्या आपका लिखित शिक्षण सामग्री है, क्या आपका श्रव्य शिक्षण सामग्री है, किससे आप विराट जनसंपर्क कर रहे हैं, किससे आप समूह संपर्क कर रहे हैं और किससे आप व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है और पिछली कक्षाओं में आपने जो पिछली प्रैक्टिस हमारी हुई थी, वहीं पर आपने कई क्वेश्चन देखे थे। तो आज के लिए हम यही इतना रखेंगे, कल मिलेंगे प्रैक्टिस के साथ में, ठीक? आप इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। ये जो आपने पढ़ा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाली क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक? उसमें आपको सन वगैरह कुछ ज़्यादा ही याद करने होंगे क्योंकि हम थोड़ा-सा जो हमारा टेलीविज़न है, रेडियो है, इन सब के इतिहास के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। हमने लिखित शिक्षण सामग्री को समाप्त कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वही रहेगा श्रव्य शिक्षण सामग्री पर। उसके बाद वही दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री आ जाएगी। तब जाकर हमारा जो ये शिक्षण सामग्री है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी?
कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।